क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि ट्रेडिंग की दुनिया का जो सबसे बड़ा झूठ है ना, वो ये है कि बस सकारात्मक सोच और कड़ा अनुशासन ले आओ तो मुनाफा अपने आप होने लगेगा। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। बिल्कुल। और आज हम अपनी इस डीप डाइव में ब्रेटन स्टीनबार्गर की मशहूर किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये किताब एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखती है। कैसी सच्चाई? यही कि कोई भी इंसान केवल ध्यान लगाकर या अपनी भावनाओं को दबाकर एक विनिंग पोर्टफोलियो नहीं बना सकता। सही बात है। और देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ना, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी आज की ये चर्चा किन के लिए है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अभी अभी बाजार में आए हैं, जो अभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन सीख रहे हैं। बेसिक्स वालों के लिए नहीं है ये। औसत दर्जे के रिटर्न से बाहर निकलकर, मतलब अपने परिणामों को एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्रोत बहुत अहम है। तो चलिए सीधा उसी धारणा पर वार करते हैं जहां ज्यादातर लोग उलझे रहते हैं। मतलब ज्यादातर मनोविज्ञान की किताबें यही कहती हैं कि अगर एक ट्रेडर अपनी भावनाओं पर काबू पाले तो उसका पीएनएल जो है वो अपने आप हरा हो जाएगा। हाँ, वो डर और लालच को खत्म करने की बात करते हैं। वही तो। लेकिन स्टीनबार्गर का नजरिया इस पूरी मान्यता को ही पलट देता है। वो माइंडसेट से आगे बढ़कर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ यानी प्रदर्शन आधारित विकास की बात करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, जब मैं परफॉर्मेंस शब्द सुनता हूं तो मेरा दिमाग तुरंत पीएनएल की तरफ जाता है। मतलब कितना पैसा बनाया, कितना नुकसान हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ लेखक का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, बल्कि किसी और तरह के डेटा से है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पीएनएल तो मतलब केवल एक अंतिम परिणाम है। राइट। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ का असली अर्थ उन प्रक्रियाओं और व्यवहारों के डेटा से है जो उस पीएनएल को जन्म देते हैं। पारंपरिक ट्रेडिंग मनोविज्ञान हमेशा भावनाओं को शांत करने पर जोर देता है। शांत रहो, गुस्सा मत करो टाइप। हाँ, लेकिन किताब यह तर्क देती है कि भावनाएं असल में खराब प्रदर्शन का कारण नहीं है, बल्कि भावनाएं खराब प्रदर्शन का नतीजा होती है। ओहो, मतलब नतीजा होती हैं। बिल्कुल। जब एक ट्रेडर बिना किसी स्पष्ट योजना के ट्रेड करता है, तब उसे डर या लालच महसूस होता है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इसे समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक एथलीट की एनालॉजी आ रही है। अच्छा, बताइए। जरा सोचिए, एक ओलंपिक धावक है। वो सिर्फ ये सोचकर गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता कि मुझे सबसे तेज दौड़ना है या मुझे रेस से पहले घबराना नहीं है। हाँ, सिर्फ मोटिवेशन से क्या होगा? वही ना, आधुनिक खेलों में एथलीट्स बायोमैकेनिकल सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ये देखते हैं कि दौड़ते समय उनके बाईं पैर का स्ट्राइड दाईं पैर से 2% छोटा तो नहीं है। बिल्कुल। वे उस डेटा को मापते हैं और अपनी तकनीक में सुधार करते हैं। तो क्या ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है? एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। इसी एनालॉजी को अगर हम ट्रेडिंग की दुनिया में ले जाएं, तो एक ट्रेडर के जो बायोमैकेनिकल सेंसर्स होते हैं ना, वो उसके ट्रेडिंग डेटा में छिपे होते हैं। अच्छा, डेटा में? हाँ, एक पेशेवर ट्रेडर सिर्फ ये नहीं देखता कि उसे नुकसान हुआ, वो ये देखता है कि शुक्रवार दोपहर को उसका विन रेट 40% क्यों गिर जाता है। ओह, इतना बारीक विश्लेषण। हाँ, वो जांचता है कि जब वोलेटिलिटी कम होती है तो क्या उसके ब्रेकआउट ट्रेड्स बार बार फेल हो रहे हैं। वो अपने प्रदर्शन के हर छोटे पहलू को, हर वेरिएबल को मापता है। और यही वो चीज है जो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ को एक खोखले सकारात्मक माइंडसेट से अलग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेडर को ये पता लगाना होगा कि वो किस तरह के बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पैदा हो रहा है। मतलब बचपन से लेकर आज तक हर जगह हमें यही सिखाया गया है कि अपनी गलतियों से सीखो। हाँ, अपनी कमजोरियों को दूर करो। वही, स्कूल में भी टीचर लाल पेन से हमारी गलतियों पर गोला बनाते थे। तो अगर एक ट्रेडर चौपी या मीन रिवर्टिंग मार्केट्स में लगातार अपना स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है, तो क्या उसे उस कमजोरी को बस नजरअंदाज कर देना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति है, मैं समझ सकती हूँ। स्टीनबार्गर गलतियों को पूरी तरह से अनदेखा करने की सलाह नहीं देते। अच्छा, मतलब कुछ गलतियों पर ध्यान देना है। हाँ, जैसे कि जो घातक गलतियां होती हैं, ओवर लेवरेजिंग करना या रिस्क लिमिट को तोड़ना, ये तो मतलब बुनियादी स्तर का काम है। इसे कमजोरी सुधारना नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? इसे सर्वाइवल कहते हैं, बाजार में टिके रहना। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि बाजार में कोई भी अपनी कमजोरियों को सुधारकर अमीर नहीं बनता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो अपनी ताकतों यानी अपनी स्ट्रेंथ्स को अधिकतम करके अमीर बनता है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। क्या हम इसे किसी ठोस उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर।
मान लीजिए एक ट्रेडर का डेटा ये दिखाता है कि वो मोमेंटम ब्रेकआउट्स पकड़ने हैं बहुत माहिर है। ठीक है। जब बाजार एक दिशा में तेजी से भागता है तो वो बहुत सटीक एंट्री लेती है। ये उसकी ताकत है, उसका यूनिक एज है। लेकिन वही ट्रेडर जब एक रेंज बाउंड बाजार में ट्रेड करती है तो उसे लगातार छोटे छोटे नुकसान होते हैं। क्योंकि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। बिल्कुल। अब पारंपरिक सोच क्या कहेगी? यही कि उसे रेंज बाउंड बाजार में ट्रेड करना सीखना चाहिए। वो उस कमजोरी को दूर करने में महीनों लगा देगी। और शायद इस प्रक्रिया में वो अपनी असली ताकत, जो कि मोमेंटम ट्रेडिंग थी, उस पर से भी अपना फोकस खो देगी। ठीक यही होता है। स्टीनबार्गर के अनुसार उस ट्रेडर को रेंज बाउंड बाजार में अपनी कमजोरी सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। नहीं, उसे बस इतना करना है कि जब बाजार रेंज में हो तो वो अपनी पोजीशन का आकार बिल्कुल छोटा कर दे या फिर ट्रेड ही ना करें। मतलब चुपचाप बैठ जाएं। हाँ, उसे अपनी पूरी ऊर्जा और पूंजी तब लगानी चाहिए जब बाजार उसकी ताकत के अनुकूल हो। हर सफल ट्रेडर के पास एक सांख्यिकीय लाभ होता है, सफलता उसी एज को पहचानने और उस पर आक्रामक रूप से काम करने में। वाह, तो ये लाल पेन वाले माइंडसेट से बाहर निकलने की बात है। हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ हार रहे हैं, हाँ, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि हम कहाँ और क्यों जीत रहे हैं और उसे कैसे दोहराएं। लेकिन ये ताकत आधारित दृष्टिकोण तब तक तो बहुत लॉजिकल लगता है जब बाजार हमारे पक्ष में हो। बिल्कुल। पर मान लीजिए एक ऐसा समय आता है जिसे हम ड्रॉ डाउन पीरियड कहते हैं। वो बहुत मुश्किल समय होता है। हाँ, जब एक ट्रेडर की रणनीति बाजार के साथ सिंक में नहीं होती, लगातार नुकसान हो रहे होते हैं, उस मनोवैज्ञानिक दबाव में अपनी ताकत पर फोकस कैसे बनाए रखा जाए? देखिए, ये किसी भी ट्रेडर के करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है, मैं मानती हूँ। जब लगातार नुकसान होता है ना, तो मानव मस्तिष्क का प्राकृतिक झुकाव अपने अहंकार को, अपने ईगो को बचाने की ओर जाता है। हाँ, कोई नहीं मानना चाहता कि वो गलत है। सही कहा। ट्रेडर अक्सर एक समस्या केंद्रित जाल में फंस जाता है। वो या तो खुद को कोसने लगता है कि मैं कितना बुरा ट्रेडर हूँ, या फिर वो बाजार पर दोष मढ़ देता है कि अरे ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाजार में हेराफेरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये दोष देने की प्रक्रिया असल में बहुत आरामदायक होती है, क्योंकि ये हमारी खुद की रणनीति की खामियों से हमारा ध्यान हटा देती है। यहीं पर स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जिसे वो सोल्यूशन फोकस्ड माइंडसेट या समाधान केंद्रित मानसिकता कहते हैं। अच्छा। जब एक ड्रॉ डाउन फेज चल रहा होता है तो एक पेशेवर ट्रेडर भावनाओं में बहने के बजाय एक खोजी पत्रकार या एक डेटा साइंटिस्ट की तरह सोचता है। वो अतीत में जो हो गया उस पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। तो वो क्या करता है? वो सीधे भविष्य की कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस समाधान केंद्रित प्रक्रिया के मैकेनिक्स क्या है? मतलब एक ट्रेडर उस स्थिति में खुद से क्या विशिष्ट सवाल पूछता है? वो सबसे पहले ये पूछता है कि क्या मैंने अपने नियम तोड़े? ओके। अगर किसी ट्रेड में नुकसान हुआ लेकिन ट्रेडर ने अपनी तय रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट का पूरी तरह से पालन किया था, तो वो एक गुड लॉस है। गुड लॉस मतलब नुकसान भी अच्छा हो सकता है। हाँ, पेशेवर ट्रेडर्स इस नुकसान पर परेशान नहीं होते क्योंकि ये व्यापार की लागत है, कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर उसने नियम तोड़े हैं तो समाधान है अनुशासन को वापस पटरी पर लाना। और अगर नियम नहीं तोड़े, अपनी रणनीति का पूरा पालन किया, लेकिन फिर भी लगातार कई हफ्तों तक लाल निशान ही दिख रहा है, तब क्या? तब समाधान केंद्रित मानसिकता ये पहचानने में मदद करती है कि बाजार का रेजीम बदल चुका है। मतलब मार्केट का मूड बदल गया है। हाँ, हो सकता है बाजार में वॉलेटिलिटी का स्तर बदल गया हो। तब ट्रेडर खुद को दोष नहीं देता। वो समझ आता है कि उसकी रणनीति और बाजार की वर्तमान स्थिति के बीच असंतुलन आ गया है। तो समाधान ये है कि जब तक बाजार वापस उसकी रणनीति के अनुकूल ना हो जाए, तब तक के लिए अपनी ट्रेडिंग शैली में बदलाव किया जाए या बस अपनी पूंजी को बचाकर रखा जाए। ये सुनने में तो बहुत तार्किक और स्पष्ट लगता है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में लाइव मार्केट के दौरान इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। हाँ। मतलब जब बाजार खुलता है, भाव तेजी से ऊपर नीचे होते हैं और स्क्रीन पर वो लाल हरे रंग चमकते हैं, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। तब ये सारी तार्किक सोच गायब हो जाती है। एक दिन के लिए शांत रहना आसान है, लेकिन इस पेशेवर मानसिकता को एक स्थायी आदत कैसे बनाया जाए? देखिए, इस किताब का सबसे व्यवहारिक हिस्सा यही है। स्टीनबार्गर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि केवल इच्छा शक्ति के भरोसे कोई भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। विल पावर काम नहीं आती। नहीं, हमेशा नहीं आती। इन विचारों को रोजमर्रा की प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाना पड़ता है।
और इसके लिए वे व्यवस्थित आदतों यानी रूटीन और रिचुअल्स के महत्व पर गहराई से चर्चा करते हैं। तो ये प्रक्रिया को पूरी तरह से सिस्टमेटाइज करने के बारे में है। एकदम सही। अब जब मैं रूटीन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स सुबह उठते हैं, अपना टर्मिनल खोलते हैं, ग्लोबल मार्केट्स का हाल देखते हैं, SGX निफ्टी या डाउ जोन्स, और बस बाजार खुलने की घंटी का इंतजार करते हैं। हाँ, यही आम रूटीन है। लेकिन मुझे शक है कि एक पेशेवर ट्रेडर का जो प्री मार्केट रूटीन होता होगा वो उससे कहीं अधिक गहरा होता होगा। यकीनन एक पेशेवर की मार्केट खुलने से पहले की तैयारी सिर्फ चार्ट्स देखने तक सीमित नहीं होती। वो अपनी मेंटल कैपिटल यानी मानसिक पूंजी का आकलन करता है। मेंटल कैपिटल वो कैसे? वो खुद से पूछता है कि क्या पिछले दिन के किसी बड़े नुकसान या किसी बहुत बड़े मुनाफे का हैंगओवर आज के फैसलों को प्रभावित कर रहा है। ओह, मुनाफे का भी हैंगओवर हो सकता है। बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। इसके बाद वो उस दिन के लिए बाजार की संभावित वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगाता है। वो तय करता है कि आज का बाजार उसके यूनिक एज के लिए अनुकूल है या नहीं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही उसकी उम्मीदों को यथार्थवादी बना देता है। और ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ शुरुआत है। हाँ, मेरे विचार से असली जादू तो बाजार बंद होने के बाद होता है, जिसे हम पोस्ट मार्केट रिव्यू कहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग बाजार बंद होते ही अपनी स्क्रीन से दूर भाग जाना चाहते हैं, खासकर अगर दिन तनावपूर्ण रहा हो। और यही वो जगह है जहां एक औसत ट्रेडर और एक सफल पेशेवर के बीच की लकीर खिंचती है। पोस्ट मार्केट रिव्यू का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल में ये लिखना नहीं है कि आज कितना मुनाफा या नुकसान हुआ। तो और क्या करते हैं वो? ये जर्नल एक डेटाबेस की तरह काम करता है। एक पेशेवर ट्रेडर अपने हर ट्रेड को टैग करता है। टैग करने से आपका मतलब क्या है? क्या वे अपने भावनात्मक स्तर या बाजार की स्थिति को ट्रेड के साथ जोड़ते हैं? बिल्कुल, वे टैग कर सकते हैं कि ये ट्रेड एक फोमो एंट्री थी या रिवेंज ट्रेड था या फिर एक परफेक्ट सेटअप था। अच्छा। वे ये भी देखते हैं कि ट्रेड में मैक्सिमम फेवरेबल एक्सकर्शन कितना था। MFE। हाँ, MFE मतलब ट्रेड उनके पक्ष में कितना गया था और उन्होंने कहाँ मुनाफा बुक किया। जब 100 या 200 ट्रेड्स का ऐसा डेटाबेस तैयार हो जाता है ना, तो वो उसमें क्वेरी रन कर सकते हैं। डेटा माइनिंग की तरह। हाँ, वे देख सकते हैं कि जब भी उन्होंने फोमो में ट्रेड लिया, उनका नुकसान औसत से दुगना रहा। ये डेटा भावनाओं को संख्याओं में बदल देता है, जिससे सुधार करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो मतलब किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के काम करने के तरीके जैसा लगता है। वो कैसे? जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर अपने पहले वर्जन में तो परफेक्ट नहीं होता। उसे नए बग्स फिक्स करने, नई सिक्योरिटी खामियों को दूर करने और नई तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार अपडेट की जरूरत होती है। सही कहा। अगर सिस्टम को अपडेट नहीं किया जाएगा तो वो धीमा हो जाएगा और एक दिन क्रैश कर जाएगा। वैसे ही पोस्ट मार्केट रिव्यू ट्रेडर के व्यवहार में मौजूद उन बग्स को फिक्स करने का काम करता है। मैं कहूंगी ये तुलना इस विषय की गहराई को बहुत अच्छी तरह से सामने लाती है और ये सीधे तौर पर किताब के अगले महत्वपूर्ण बिंदु से जुड़ता है। वो क्या है? इवोल्यूशन यानी निरंतर विकास और कंटिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन। जिस तरह एक पुराना सॉफ्टवेयर नए हार्डवेयर पे काम नहीं करता, वैसे ही एक ट्रेडर की एक पुरानी रणनीति बदलते बाजार में हमेशा काम नहीं करती। क्योंकि बाजार खुद एक ऐसा विशाल सिस्टम है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। कभी उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है तो कभी वो बिल्कुल सूख जाता है। ठीक कहा आपने। इसलिए लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विकास के लिए एक ट्रेडर को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। अब देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब अंधाधुंध नए बाजारों में कूदना नहीं है। इसका मतलब है कि जब डेटा ये दिखाने लगे कि आपकी सबसे भरोसेमंद रणनीति अब पहले जैसे परिणाम नहीं दे रही है, तो उसे अहंकार का मुद्दा न बनाएं। ईगो पर मत लें। हाँ, उसे स्वीकार करें, नई रणनीतियों को बैक टेस्ट करें, छोटे आकार की पूंजी के साथ नए सिस्टम्स को लाइव बाजार में टेस्ट करें। यानी जो हालात के अनुसार खुद को ढालता है, जो अडेप्ट करता है, केवल वही लंबे समय तक इस खेल में टिक पाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ट्रेडिंग में सफलता कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। ये सिर्फ अपने कमरे की दीवार पर मैं एक सफल ट्रेडर हूँ लिखकर चिपका देने से नहीं आते। नहीं, सिर्फ एफर्मेशन से कुछ नहीं होता। हाँ, ये एक अत्यधिक सांख्यिकी, वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि
यदि कोई ट्रेडर अपनी ताकतों और सांख्यिकीय लाभ को पहचान ले, अपनी कमजोरियों को इतना नियंत्रित कर ले कि वे उसे बाजार से बाहर न निकाल सकें, सर्वाइवल। हाँ, और समाधान केंद्रित मानसिकता के साथ अपनी रोजमर्रा की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर ले, तो वो एक बहुत बड़े बदलाव का अनुभव कर सकता है। और वो बदलाव उसे बाजार के रोजमर्रा के भावनात्मक भंवर से बाहर निकाल देगा और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि तब उसका पूरा ध्यान उसके प्रदर्शन के मैट्रिक्स पर होगा, न कि सिर्फ उम्मीदों और भावनाओं पर। शक्तिशाली नजरिया है। जो लोग ट्रेडिंग को गंभीरता से लेते हैं ना, उनके लिए ये बारीकियां किसी खजाने से कम नहीं हैं। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि क्या सिर्फ सकारात्मक सोच से सफलता मिल सकती है, और हमने देखा कि असली सफलता बायोमैकेनिकल स्तर के डेटा विश्लेषण, अपनी ताकत की पहचान और निरंतर इवोल्यूशन से आती है। सही बात है। लेकिन इन स्रोतों की इतनी गहराई में जाने के बाद अंत में एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जो शायद हमारी इस नई समझ को भी चुनौती दे सकता है। और सच कहूं तो ये सोचने लायक बात है। अच्छा, वो क्या? देखिए, हमने अभी बात की कि बाजार एक लगातार विकसित होने वाला सिस्टम है, और हमने ये भी स्थापित किया कि हर ट्रेडर को अपनी सबसे बड़ी ताकत या अपने यूनिक एज को पहचानकर उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, चूंकि ट्रेडिंग का बाजार इतनी तेजी से बदल रहा है, रोज नए एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग नए पैटर्न्स बना रहे हैं, तो क्या एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत या उसके उस सांख्यिकीय एज की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ओहो। मतलब क्या एक समय ऐसा आता है जब किसी ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती है, इररेलेवेंट हो जाती है? और क्या बाजार में लंबे समय तक टिके रहने का असली रहस्य ये है कि एक ट्रेडर को अपनी ताकतों को समय समय पर पूरी तरह से मिटाकर फिर से शून्य से खोजना पड़ता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और इसी गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।